अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू न्यूज़ नाइट विद अनीका निसार। नाज़रीन, पिछले 2 दिन से लाहौर मैदान जंग बना हुआ है। लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान और रहनुमा और पुलिस आमने सामने, और ये आमने सामने कोई आम आमने सामने वाली बात नहीं है कि सामने सामने खड़े हैं। ऐसा लग रहा है बाकायदा मैदान जंग है लाहौर। एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे हैं। पुलिस निहत्ती है, लेकिन लाठी, टीयर गैस, ये सारी चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं प्रोटेस्टर पे। प्रोटेस्टर भी बहुत मासूमियत का जो है वो मुजाहरा नहीं कर रहे हैं, वो भी पेट्रोल बम बना बनाकर पुलिस पे फेंक रहे हैं। बहुत ही क्रूशल सिचुएशन है, और एक ऐसे टाइम पर जहां पाकिस्तान माशी तौर पर, माशरती तौर पर, सियासी तौर पर, सिक्योरिटी तौर पर तमाम अतराफ से वीकनिंग का शिकार हो रहा है। और इस टाइम पर ये मामला, ये मनाजिर, ये तमाम के तमाम पाकिस्तान के लिए बड़े गड़बड़ का बायस हो सकते हैं। इस दिन की सूरत हाल थी, इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर हम डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ साबिक प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान और एक बड़ी ऐसी शख्सियत जो बैलेंस शख्सियत हैं इस तमाम टाइम के ऊपर, सही को सही, गलत को गलत भी कह रहे हैं, शाहिद खाकान अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद खाकान अब्बासी साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। शाहिद साहब, सबसे पहले तो वो शिकवा बनता है, बड़े अरसे बाद आप प्रोग्राम का आपने हमारे रुख किया है, ये इतने अरसे की गैर हाजिरी क्यों? उसमें कोई ख़ास वजह नहीं थी, कुछ मसरूफियात ऐसी हो गई हैं कि आदमी वो टाइम दे दे और उसको ऑनर ना कर सके तो प्रॉब्लम हो जाता है। शायद साहब, इसी बात से स्टार्ट करते हैं। ना आप मिनिस्टर हैं, ना आपके पास कोई ओहदा है, और ना ही आपने वो जो ओहदा आपके पास जमात का था वो भी आपने दे दिया। आजकल आपकी क्या मसरूफियात है, सियासी, मुआशी, क्या? मुझे तजर्बा हुआ कि जिस आदमी के पास कोई काम नहीं होता सबसे ज़्यादा मसरूफ़ वही होता है, उस पर हर किस्म का काम लाद दिया जाता है। तो मुझे वज़ीर आज़म साहब ने कुछ टास्क दिए हुए हैं, मैं उस पर काम करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उनको डिलीवर कर सकूँ। उसमें गैस के मसाइल हैं, बिजली के मसाइल हैं, दीगर कुछ इश्यूज़ होते हैं जो वक्तन फ़क्तन वो मेरी ज़िम्मेदारी लगाते हैं, मुझे कमेटी में रिस्पोर्ट कर देते हैं या मुझे कमेटी का हिस्सा बना देते हैं। तो ये बड़े काफ़ी मैं 10-12 घंटे रोज़ तकरीबन काम करता हूँ। तो शायद अब ये जो बिजली के और गैस वाले मामलात हैं, इनकी हम लोगों ने डिस्कशन करनी है, लेकिन उससे पहले ज़रा सियासत की तरफ चलते हैं, क्योंकि सियासत इस टाइम पर इस नहज पर पहुँच गई है कि ऐसा लगता है कि इधर से पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। 2 दिन से लाहौर मैदान जंग बना हुआ है। इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन गिरफ्तारी के चक्कर के अंदर 65 अफराद अभी तक जख्मी हो चुके हैं, अस्पतालों के अंदर पड़े हुए हैं। क्यों हुकूमत एक स्टर्न डिसीजन लेकर इमरान खान साहब को गिरफ्तार नहीं कर पा रही? इतनी वीक है हुकूमत? देखिए, ये जो मसला है, इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल लीडर हैं। पॉलिटिकल लीडर कभी भी रियासत को या अवाम को इस मुश्किल में नहीं डालता, ये उसकी ज़िम्मेदारी होती है। कल कोई जान ज़ाया हो गई, कोई ज़ख्मी हो गया, उसकी कौन जिम्मेदारी लेगा? आप लेंगे कि आप बुज़दिल थे, आप घर से बाहर नहीं निकले। पॉलिटिकल लीडर सीना तान के गिरफ्तारी देता है, आओ मेरे साथ करो जो करना है। ये पॉलिटिकल लीडर की निशानी होती है। वो घरों में छुप कर नहीं बैठता, वो भागता नहीं है, वो इस तरह अवाम को इस्तेमाल नहीं करता कि टिकट चाहिए तो कल यहाँ पेश हो जाओ आदमी लेकर, कल तुम्हें हुकूमत में हिस्सा चाहिए तो यहाँ पेश हो जाओ। ये ब्लैकमेल करके आप लोगों को इस तरह। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट है, वो इसमें हिस्सा नहीं बनना चाहते, बिकॉज उनके लिए एक लिमिटेड मैंडेट होता है। हुकूमत का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। गिरफ्तार कोर्ट ने ऑर्डर किया है, हुकूमत नहीं गिरफ्तार कर रही। लेकिन उनको तो 18 तारीख को पेश करना है, और अभी 14 तारीख को पहुंच गई पुलिस। हुकूमत ने कहा है कि गिरफ्तार करके पेश करें, 2 मुख्तलिफ अदालतों ने कहा है। ये खुद पेश हुए थे, यहाँ तक नौबती ना आती। आपने 1 दफ़ा नहीं गए, 2 दफ़ा नहीं गए, 3, शायद 9 दफ़ा नहीं गए। अदालत ये करती है, मेरे साथ हुआ है, कोई नई बात नहीं है। तो आप पेश है अदालत में आपको रिलीफ मिल जाएगा, बेल मिल जाएगी, घर आ जाना। नहीं, लेकिन शाहिद खान अब्बासी साहब, खान साहब कह रहे हैं कि मैं उस अदालत के अंदर अब तक इसलिए पेश नहीं हुआ, F8 कचहरी के अंदर, बिकॉज मुझे जान का खतरा है उधर। बाकी 2 अदालतों में भी मैं पेश हो गया, उसी दिन पेश हुआ, लेकिन उस अदालत में इसलिए नहीं पेश हुआ बिकॉज आई हैव अ सीरियस थ्रेट, और उनके ऊपर अटैक भी हो चुका है। फिर अब क्या करें? जी, तो अब तो उन्हें पुलिस गिरफ्तार करके लेके जा रही है ना, मुकम्मल तौर पर उनको प्रोटेक्शन होगी, हासिल होगी। उसके बाद जेल में होंगे, तो जेल तो से सिक्योर जगह कोई नहीं होती। मैं खुद काफ़ी अर्सा रहा हूँ, तो सबसे सेफ जगह अगर पाकिस्तान में कोई है तो वो जेल होती है। लेकिन वो कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर, उनके कत्ल के तमाम जो प्लान किया जा रहा था उसके अंदर मुलव्विस हैं, और अगर वो मुलव्विस हैं तो जेल तो फिर सेफ जगह ना हो। प्राइम मिनिस्टर, इंटीरियर मिनिस्टर ने पहले कितने लोग कत्ल किए हैं? इन्होंने कभी किसी में हीरोइन डाली है 15 किलो? इसलिए ये उनके हर किस्म का बहाना, ये बहाने हैं। हम भी जेल गए हैं ना, हम भी गिरफ्तार हुए हैं, कचहरियों में गए हैं, हमने कभी ये बहाने नहीं किए, कभी बुज़दिली नहीं दिखाई। मगर ठीक है, सियासी लोग हैं, आपने सियासी केस बनाया करें, ये तो अपने केस को ख़राब कर रहे हैं।
इसका मतलब है कुछ किया है कि घबराते हैं कि मुझे कन्विक्शन हो जाएगी। ये कानून से बचना चाहते हैं, अदालत से बचना चाहते हैं। अब अदालत ने हुक्म दे दिया पेश हो, इसको गिरफ्तार करो, हमारे सामने पेश करो। आज 15 हो गई है, 18 को केस है, जब भी केस है वहाँ पेश होना पड़ेगा इनको। लेकिन 24 घंटे से ज्यादा गुजर गए शायद खान अब्बास साहब, अभी तक तो गिरफ्तारी की कोई 48 गुजर जाए, 72 गुजर जाए, महीना गुजर जाए, रियासत का काम है अदालत के हुक्म पर गिरफ्तार करके आपको पेश करना। या आपने जो मौके थे खुद पेश होने के वो ज़ाया कर दिए। आपको गिरफ्तारी होते हुए नजर आ रही है आज? मुझे नहीं पता जी, मैं Possibility मामलात बन में नहीं पढ़ता। मैं किसी सियासी आदमी की गिरफ्तारी के हक में नहीं हूँ, चाहे वो इमरान खान हो, जो मर्जी हो। सही। इमरान खान वो आदमी है जो फ़ख्र से कहता था मैंने आज फलाने को गिरफ्तार कर लिया, मैंने खुद कहता था मैंने गिरफ्तार किया है, इसको किया है, उसको किया है, इसको किया है। न्यूयॉर्क में भरे मजमे में 3-5 हज़ार आदमी के सामने उसने कहा मैंने आज शाहिद अब्बासी को गिरफ्तार कर लिया। आप क्यों डरते हैं भाई? अब तो आपको तो कोर्ट का ऑर्डर है। ये पॉलिटिकल बदलाव हो रहा है शायद? पॉलिटिकल बदलाव, ये अदालत है, आप अदालत में पेश होते हैं लेकिन ना। वो मरीम नवाज साहब भी कहती हैं पलड़े दोनों तराजू के बराबर होंगे तो उसके बाद जाके इलेक्शन की तरफ देखिए, बढ़ेंगे। वो सियासी बात होती है। मैं तो इमरान खान के केस की बात कर रहा हूँ कि अदालत में पेश होते कोई गिरफ्तारी ना होती। मैंने 100 से ज़्यादा नैब की पेशियाँ भुगती हैं, मैंने 125 से ज़्यादा अदालती कार्रवाइयाँ भुगती हैं। इस हफ्ते भी मैं मंगल को इस्लामाबाद की नैब कोर्ट में था, जुमे को कराची की नैब कोर्ट में हूँगा। मैं एग्जामिशन ले सकता हूँ, बाकी लोगों को एग्जामिशन मिली हुई है, मैंने नहीं ली। मैंने कहा मैं सियासी आदमी हूँ, मैं चाहता हूँ केस चले, मेरा केस चलाएं, मैं खुद पेश होता हूँ। कल भी अदालत में गया हूँ, परसों फिर जाऊँगा। राइट। अच्छा, इमरान खान साहब अगर गिरफ्तार हो जाते हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार करने में वो कारकुनों के बावजूद भी कामयाब हो जाती है, तो क्या ये चीज़ इमरान खान साहब की फेवर में जाएगी पॉपुलैरिटी बढ़ने की फॉर्म में, या ये उनके खिलाफ जाएगी? सस्ती शोहरत कभी किसी के फेवर में नहीं जाती। हमारे यहाँ लेकिन बुज़दिली हमेशा आपको किसी वक्त नाकाम ही करेगी। आप कोई एक आदमी मरवा देते हैं तो क्या उसका असर होगा? उसके ख़ानदान के आप जिम्मेदारी उठाने को तैयार हैं? जो पुलिस में ज़ख्मी हुए आप जिम्मेदार हैं? जो आज मुल्क में इंतशार है आप जिम्मेदार हैं उस बात के? ये वो आदमी है जिसने चंद दिन पहले एक हादसे में जहाँ बहक आदमी की लाश पर सियासत की। जब हक़ाइक़ सामने आए तो फिर पहले हर किस्म के वहाँ पर कहा जी तशद्दुद हुआ है, बंदे को मार दिया है, हर किस्म की बातें की। हक़ाइक़ सामने आए तो हादसे में हसाती मौत हुई थी उस शख्स की। तो जब आप ये तमाशे करें, आज इमरान खान सिर्फ एक लाश की तलाश कर रहा है, लाश मिल जाए। चाह रहे हैं कि लोग मरें। जी, वो यही चाह रहे हैं। ये तो बहुत बड़ा इल्जाम। वरना कोई देखें, कोई सियासी लीडर ये काम नहीं करता कि आप अपने कारकुनों को पुलिस के सामने खड़ा कर दें, रियासत के सामने खड़ा कर दें, सिर्फ इसलिए कि मैं गिरफ्तार ना हो जाऊं। गिरफ्तार आपने होना ही, आज नहीं होंगे तो कल होंगे, कल नहीं होंगे तो परसों होंगे, घर बैठे रहें फिर। अच्छा, उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर एक बात बोला कि देखिए मैंने तो प्रोटेक्टिव बेल ली हुई थी, वो प्रोटेक्टिव बेल के बावजूद भी हुकूमत मुझे गिरफ्तार करना चाह रही है। उन्होंने ये बात इंटरनेशनल मीडिया पे कही। वारंट गिरफ्तारी जो आज मरीम औरंगजेब साहिबा दिखा रही थी वो तो ऑब्वियसली अदालत की उसकी कमांड के ऊपर था। तो ये इमरान खान साहब जो एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे हैं शायद खान अब्बास साहब के हुकूमत गिरफ्तार करना चाहिए। इमरान खान ने आखिरी सच कब बोला था? मुझे आप ढूंढ के बता दें। उनका हर नैरेटिव, हर बात झूठ ही होती है। वारंट मौजूद है, उन पे सर्व हुए हैं, आ जाएं, पेश हो जाएं। नहीं भी हुए मेरे गिरफ्तार किया गया, मुझे पता था मुझे इस नाके पे गिरफ्तार करेंगे, मैं भाग सकता था, मैं नहीं किया, मैं सीधा उस नाके पे गया। उनका को गिरफ्तार करने में, बिल्कुल गिरफ्तार करें, वारंट दिखा दें। उनका वारंट नहीं थे, दफ्तर गए, वहाँ नज़दीक उनका दफ्तर था, वहाँ से वारंट की कॉपी लेकर आ गए। मैंने कहा ठीक है, मैं फोटो कॉपी में गिरफ्तार हो जाता हूँ, वरना मेरा हक था कि असल कागज़ मेरा गिरफ्तार ना होता। मैं कहा मैंने कोई छुपाने की चीज़ नहीं है, घबराने की बात नहीं है, मैं सियासी लीडर हूँ, गिरफ्तार कर लें। एक और थियरी बनाई जा रही है शायद खान अब्बास साहब, और ये है कि खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, इंतखाबात को डिले कराएंगे। गवर्नर KPK ने इंतखाबात की तारीख तो दे दी है 30 मई की, लेकिन वो कह रहे हैं मुझे इंतखाबात होते हुए नजर नहीं आ रहे। कौन कहते हैं? गवर्नर KPK। और दूसरी तरफ वजारत दिफा कह रही है हमने तो आपको सिक्योरिटी नहीं देनी है, सिक्योरिटी अवेलेबल नहीं। देखिए, ये चॉइसेस नहीं है, सिक्योरिटी भी आपको देनी पड़ेगी, फंड भी मुहैया करने पड़ेंगे, ये आइन कहता है। इलेक्शन इससे डिले नहीं होते। मैं हैरान हूँ गवर्नर साहब से, अगर उन्होंने बात की है, पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में की है, मुझे इल्म नहीं है, लेकिन गवर्नर साहब इंतखाबात डिले नहीं कर सकते। इंतखाब कराना
आईनी जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। वो कह रहे मुझे नजर नहीं आ रहे होते हुए इंतखाबात। नहीं नजर, अब आपको मुझे नजर आ रहे उनको होते कोई क्या उनकी से अलग कहते हैं, दूरबीन नहीं वो जो क्या से कहते हैं पेशन गोई कर सकते होंगे, या वो क्या कहते हैं इल्म होता है, इल्म नजूम उनकी शायद पास हो, तो मुझे उसका इल्म नहीं है। आइन कहता है कि इलेक्शन होंगे, तो मैं तो आइन के मुताबिक ही जी बिल्कुल इलेक्शन होंगे। तो फिर वजारत दिफा ने ये क्यों कहा है कि हम सिक्योरिटी फराहम कर सकते हैं? मेरा नहीं ख्याल ये बात उन्होंने कही है। नहीं, ये बात तो सामने आ गई है शायद साहब। अगर कही है तो फिर दुरुस्त नहीं है, सीधी बात है। आपकी जिम्मेदारी है आइनी। आइन कहता है कि आपने हुकूमती इदारों ने हर मदद मुहैया करनी है इलेक्शन कमीशन को जो वो चाहता है। अगर आप नहीं कर सकते फिर ये मामला अदालत में जाएगा। आर्टिकल 220 जी, फिर ये मामला अदालत में जाएगा। अगर इलेक्शन डिले होते हैं ये मामला फिर अदालत में जाएगा। इस दफ़ा अदालत के हुक्म पर डेट सेट हुई है, क्योंकि भाम था कि किसने सेट करनी है, कैसे उन्होंने उसको क्लियर कर दिया। राइट, उन्होंने सो मोटो नोटिस लेकर। तो अगर आप इलेक्शन डिले करेंगे तो फिर सो मोटो नोटिस लेना पड़ेगा। शायद साहब इससे पहले ही क्यों कतरा रही थी गवर्नमेंट? ये काम तो बड़े आराम से सेटल हो सकता था। हमें शौक हो गया कि अदालत के पास हर चीज जाके गवर्नमेंट solve कतरा करवा नहीं सकती इलेक्शन से, गवर्नमेंट नहीं कतरा सकती। लेकिन डेट भी नहीं दे रही थी। नहीं, डेट हुकूमत नहीं देती। गवर्नर से डेट discussion होती गवर्नर ने जो मौकफ था पंजाब गवर्नर का बिल्कुल दुरुस्त था। अच्छा, हाँ, कि ना मैंने असेंबली तोड़ी है ना मैं डेट दे सकता हूँ। इसकी तशरीह सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, उन्होंने सदर साहब के हवाले कर दिया कि आप उनसे मुशावरत कर लें। केबी के गवर्नर को उन्होंने कहा जी ठीक है आप डेट दे दें, इबाम ख़त्म हो गया, वो डेट सब आ गई, अब इलेक्शन हो जाएगी अपने वक्त पे। अच्छा, ये इलेक्शंस तो चले होने वाले हैं और आप कह रहे हैं हो जाएंगे वक्त पर, लेकिन मरीम नवाज साहबा फरमा रही हैं कि जब तक पलड़ा बराबर नहीं होंगे, दोनों पलड़े बराबर नहीं होंगे तराजू के, तब तक इंतखाबात नहीं होंगे। और जिस दिन तराजू के दोनों पलड़े बराबर हो गए उससे अगले सुबह इलेक्शन करा ले, हम तैयार होंगे। ये किसी की तैयारी ना तैयारी से इंतखाबात में फ़र्क पड़ना नहीं, नहीं फ़र्क पड़ता। ये सियासी बयानिया होता है। आप ये कह रहे हैं कि अगर आपने इलेक्शन फेयर करवाने हैं तो पलड़े बराबर होने चाहिए। जो कानून का इतलाक नवाज शरीफ साहब पे किया गया, जो PMLN के रूए रवां हैं, वही कानून आप इमरान खान साहब पे भी उसका इतलाक करें, मतलब उन्हें नाअहल करें, जो भी उसी कानून के पैमाने वही रखें ना। अगर आप एक आदमी को सुप्रीम कोर्ट खुद ट्रायल कोर्ट बनकर सो मोटो नोटिस लेकर 20,000 दरम ना लेने पर नाअहल कर सकता है अपने बेटे की कंपनी से, जो कंपनी का वजूद ख़त्म हो गया कि ये असासा बन गई है, 20,000 दरम ना लेने पर, तो वो आदमी जो कंपनियों का सरबराह रहा है अमेरिका में, खुद कानून, हर कानून तोड़ा है, अमेरिकन शहरियों से, अमेरिकन कॉरपोरेशन से पैसे लिए हैं, पाकिस्तान कुछ भेजे हैं और वो भी गायब हो गए पैसे। इसका रिकॉर्ड उन्होंने कोई मुहैया नहीं किया। स्टेट बैंक का रिकॉर्ड मौजूद है, अमेरिकन गवर्नमेंट का रिकॉर्ड जो पब्लिकली अवेलेबल है वो मौजूद है। अब सुप्रीम कोर्ट फैसला कर ले, मैं इसके भी हक में नहीं हूँ, ये आप करें ज़रूर, लेकिन मैं किसी सियासतदान को नाअहल करने के हक में नहीं हूँ। तो इसलिए जो आपने नाइंसाफ़ी, पलड़ा नाइंसाफ़ी सुप्रीम कोर्ट ने की है, उसकी दुरुस्तगी कर दें, दुरुस्तगी फरमा दें। ये उनकी इखलाकी और कानूनी जिम्मेदारी है। जिन्होंने किया वो उस पर डटे हुए। शायद साहब ब्रेक के बाद उसी को डिस्कस करेंगे। साकिब निसार साहब के आजकल बड़े बयान आ रहे हैं आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे पलड़ा कैसे भारी एक तरफ का और एक तरफ का हल्का है और कैसे बराबर होगा इस टाइम पर इंसाफ का पलड़ा। साकिब निसार साहब आजकल बहुत सारी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है, बड़ी इंटरेस्टिंग है, पर्सनल भी हो जाती है, बट आई विल पुट इट इन फ्रंट ऑफ यू। कहते हैं मरीम नवाज बड़ी बदतमीज़ है। आप बड़े अरसे से जानते हैं फैमिली को। सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आदमी रहा तो ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, घटिया बात है। दूसरी बात यह है कि जब आप ओहदे पे हो ना, तो जो बात उस वक्त आप करते हैं उसका वजन होता है। जज जो होता है उसका फैसला बोलता है, उसकी बातें नहीं बोलती, उसके रिमार्क्स नहीं बोलते। जो कुछ साकिब निसार साहब ने किया है, जो बदतमीज़ियाँ उन्होंने अस्पतालों में जाकर की हैं, जिसका उनको कोई उनसे ताल्लुक़ नहीं था, ये उनका काम नहीं है, जाके होटलों में छापे मार रहे हैं,
ये SHO का काम होता है। उनकी जिम्मेदारी थी कि क्या पाकिस्तान की अदालतों में इंसाफ हो रहा है, इसका कभी सो मोटो नोटिस लिया उन्होंने? क्या उन्होंने पता किया है कि नैब की अदालतों में क्या होता रहा है, नैब क्या कर रहा है? ये उनकी जिम्मेदारियां थी। तो जब आदमी अपनी जिम्मेदारी ना पूरी कर सके फिर इधर उधर की बातें करता है। शायद साहब नैब के केस की बात कर ही रहे हैं तो वेरी क्विक क्वेश्चन, बहुत सारे लीडरान के हुकूमत आने के बाद केसेस खत्म हो गए हैं या केसेस जो है साइड लाइन आपको पता है नहीं, आप बता दें, आप बता दें। मेरे खिलाफ 2 केस हैं, वो आपके केसेस क्यों नहीं खत्म हुए या साइड पे हुए? मैं तो चाहता हूँ नैब केस चलाए। मैंने कोई अप्लाई नहीं किया एग्जामिशन के लिए, यानी जो नया कानून बना है कि मुझे उसके तहत रिलीफ दिया जाए। लेकिन लोगों ने करवाए हैं केसेस खत्म? नहीं, लोगों ने नहीं करवाए, कानून बदल गया ना। कानून ये कहता है, कानून बदला इसीलिए गया? नहीं, कानून बदला सबके लिए गया है और वो कानून बिल्कुल दुरुस्त बदला गया है। ये वही तब्दीली है जो PTI ने भी की थी, मजीद करना चाहते थे लेकिन बाद में सियासत की नज़र उसको कर दिया। नाइंसाफ़ी जो उस कानून में थी उसको ख़त्म किया गया है। मेरा राय ये है नैब के बारे में कि इस इदारे को जड़ से उखाड़ें। ये इस मुल्क की वजूद के लिए खतरा है। What's stopping the government then? मैंने कहा है, प्राइम मिनिस्टर साहब को कई दफ़ा कहा है। क्या कहा प्राइम मिनिस्टर साहब? यहाँ सब हम ऑप्टिक्स को देखते हैं। दूसरी बात ये है, ऑप्टिक्स ये है जो आप बात करेंगे, हमने अपनी जान छुड़ा ली यार, PMLN के केस चला दे, चलते रहें। आप अदालतों में जाएं, 15-15 साल से गरीब आदमी पिस गया है वहाँ अदालत में। जिस केस की सज़ा 3 साल होती है, गरीब लोग 5-5 साल जेलों में पड़े रहे हैं, जेलों के अंदर ही मर जाते हैं। तो अब इसको ख़त्म करें। ये काम होता है चीफ जस्टिस का। आज की चीफ जस्टिस साहब बैठे हुए हैं, इससे पहले भी बहुत से हैं, वो भी बैठे रहे। दुनिया की हर काम को सो मोटो नोटिस लेते हैं, लेकिन कभी ये ख्याल नहीं किया कि मेरे मातहत जो अदालतें हैं इस मुल्क में, वहाँ पर किस तरह इंसाफ बिक रहा है, किस तरह गरीब को तबाह किया जा रहा है। असल सवाल ये होता है। अच्छा शायद साहब, कल वज़ीर आज़म साहब ने एक बात कही है, वो कहते हैं कि साबिक आर्मी चीफ बाजवा साहब, साबिक DG ISI, उनकी तरफ से शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बनने की ऑफ़र दी गई, उन्होंने रिजेक्ट कर दी। उसके बाद फिर इमरान खान साहब वज़ीर आज़म के तौर पर सामने आए। आप इस बात के विटनेस हैं या आपके सामने ये बात हुई या कभी डिस्कस हुई आपके सामने? नहीं, कभी मैंने ये बात सुनी नहीं है, लेकिन ना किसी आर्मी चीफ को, ना किसी DG ISI को किसी को प्राइम मिनिस्टर बनाने की ऑफ़र देने का हक हासिल है। यही खराबियाँ हमारे मुल्क के अंदर। अगर ये बात दुरुस्त है और अगर प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं तो वो दुरुस्त बात है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब को उस टाइम पे एक्सपोज नहीं करनी चाहिए थी बात कि मुझे ऑफर हो रही है और ये गैर कानूनी? देखिए, हर बात आप एक्सपोज नहीं करते, बहुत सी बातें होती हैं, आप हर बात एक्सपोज करना ज़रूरी नहीं होता। अब उन्होंने बात कर दी है, अब इसको कहाँ लेकर जाना चाहते हैं ये उनकी मर्जी है, लेकिन ये हमारे मुल्क में होता रहा है। आपको कभी ऑफर आई ऐसी? मुझे ऑफर नहीं आई, मुझे धमकियाँ आई हैं ज़रूर। मुझे कहा गया जमात बदलने। अच्छा, अभी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 35 साल में सियासत में हो गए। अच्छा, मैंने कराची में भी उस दिन बोला था, मुझे इस मुल्क के सदर ने, आम आदमी ने नहीं, रात के 3 बजे इस तरह टेबल बैठ कर उसने कहा कि ये इस्तीफा साइन करें। जनरल मुशर्रफ की बात करें? नहीं जी। किन की बात करें? एक पाकिस्तान के सदर थे, मैं नाम छोड़े, वफात पा गए, अब वो बात ख़त्म हो गई है। सही। मैं MNA था, मुल्क का सदर मुझसे कहता इस्तीफे में साइन करो, धमकी अमेज अल्फाज में। मैंने कहा जी मैं आपके वोट से मुंतखब नहीं हुआ, मैं नहीं साइन कर सकता। उन्होंने कहा आपका जो हशर होगा आप देख लेना। उसने कहा आप क्या समझते हैं अपने आप को? उन्होंने एक लिस्ट फेंकी, उन्होंने कहा सब लोग तो, आधी काबीना तो मुझे इस्तीफे दे के गई है, आप तो आम MNA, आपकी क्या हैसियत है? ये इस मुल्क में हुआ है। मुझे आर्म फोर्सेस के एक चीफ ने, आर्मी के चीफ ने कहा अपनी पार्टी बदल लें। मुझे एक ISI के सरबराह ने कहा कि आप इलेक्शन नहीं जीतेंगे, आप हमारी बात नहीं मानते, इलेक्शन नहीं जीतेंगे। तो ये तमाशे इस मुल्क में बहुत से, मैं बहुत सी बातें कर सकता हूँ, जरूरत नहीं है, मैंने आपको एक मिसाल दी है, मैं किसी का नाम लिया। अब ये काम खत्म हुए शायद साहब? देखिए, आप आज मुल्क का वज़ीर-ए-आज़म कह रहा है कि मुझे आर्मी चीफ और DG ISI ये कह रहे थे, फिर क्या मुल्क में सियासत में रह गया? लेकिन मैं अभी की बात कर रही हूँ, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं किसी ने कुछ कहा, तो मैं स्पेकुलेशन ही कर सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ें तबाही का सबब बनी है। हम सबको, सबसे बढ़कर जो इदारे हैं, फ़ौज है या ISI है, ये उनको इस बात का ख्याल करना चाहिए कि जो कुछ माजी में हो सबक हासिल करें और इन कामों में मत पड़ें। ये हमेशा मुल्क के मामलात को तबाह करते हैं ऐसी चीज़ें। लेकिन बस अब मसला ये है कि वो लोग अगर साइड पर होकर न्यूट्रल भी हो जाते हैं तो न्यूट्रल होने का भी मजाक उड़ाया जाता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई साइड ऐसी होती है सियासतदानों की जो खुद कहती है आ बैल मुझे मार। जी बिल्कुल, आपको ऐसे लोग मिलेंगे,
तो वो कब खत्म जो होंगे? अवाम की नुमाइंदगी नहीं करते, जो करप्शन में मुलव्वस हैं, जो कमज़ोर लोग हैं, ऐसे लोग आपको हर वक्त खरीद फरोख्त के लिए मौजूद होंगे। लेकिन ये इदारों का काम है कि इन चीज़ों से दूर रहें। 70 करोड़ के सेनेटर मुल्क को नहीं चला सकते, मुल्क के मुफाद में नहीं है। आपकी, मैं बगैर किसी मुबालगे के आपको बता सकता हूँ, आधे से ज़्यादा सेनेट पैसे देकर सेनेट में आई है। ये लोग मुल्क चलाएंगे। 50% ऑफ सेनेट राइट 50% नाउ ऑफ सेनेट सारी या जमातों से? जमात के अंदर या वोटरों को पैसे देकर यहाँ पर आई है। आपकी जमात इंक्लूडेड? मेरी जमात उसमें नहीं है शायद, शायद। मेरा नहीं ख्याल। मैंने कभी किसी PMLN के सेनेटर से नहीं सुना। मेरे सामने ही जो आखिरी सिलेक्शन हुई थी उसके अंदर मैं खुद पीपल्स मौजूद। पार्टी के सेनेटर्स होंगे उसमें? मैं देखिए, मैं किसी और में स्पेकुलेट नहीं करता, मैंने जो खुद देखा है। लेकिन मुझे इल्म है, मुझे खुद लोगों ने बताया है। सही। जो सेनेटर मुंतखब हुए हैं, 70 करोड़ मैंने दिया है, फलाने आदमी को दिया है, मैंने 20 करोड़ दिया है, मैंने 10 करोड़ दिया है, मैंने वोटरों को 1-1 करोड़ दिया है। ये सब तमाशे हुए हैं। ठीक। शायद साहब ब्रेक की तरफ जाते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी जो हिचकोले खा रही है और इल्तिजा कर रही है कि कोई हमारी तरफ भी नजर करम कर ले, उसकी बात भी करेंगे आफ्टर ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे मुल्की सियासत की। बिफोर गोइंग टू इकोनॉमी, शायद साहब तोशा खाना को तो हम नहीं भूल सकते, स्पेशली जब आपकी मैं तो खुद स्टेटमेंट आई तोशा है। खान के लुटेरों में शामिल हूँ। तो खान साहब ने ठीक किया फिर घड़ी बेच के। मेरे भाई, मैं देखिए पहले ये है क्या। हाँ। तोशा खाना आपको कोई गिफ्ट नहीं देता। तोशा खाना कोई पाकिस्तान की हुकूमत का पैसा खर्च नहीं करता। डिग्नेटरीज आते हैं इस मुल्क में, आप बाहर जाते हैं, हम भी जाते हैं, पार्लियामेंट्री डेलीगेशन भी जाते हैं, मिलिट्री डेलीगेशन भी जाते हैं, जुडिशरी के भी जाते हैं। कुछ मुल्कों में रवायत है कि आपको तोहफा देते हैं। कुछ मुल्कों में उस तोहफे की कीमत काफ़ी ज़्यादा होती है। प्राइम मिनिस्टर जाता है, उसको काफ़ी ज़्यादा तो रकम के तोहफे मिलते हैं और उसके सारे डेलीगेशन को मिलते हैं। जो गार्ड होते हैं, जो पायलट होते हैं जहाज़ों के, उनको भी मिलता है अपने ओहदे के मुताबिक। उनका एक निज़ाम है। तो ओहदे को मिला ना, शख्सियत जी, को तो ना उनको मिला। ओहदे के मुताबिक आदमी को मिलता है। ये आपकी मलकियत होती है, जिसको नाम से दिया जाता है। उसमें नाम लिखा होता है। उसमें ये नहीं लिखा होता कि ये प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर को तोहफा भेज दें या हुकूमत पाकिस्तान को तोहफा भेज दें। आपका नाम लिखा होता है हर शख्स का। खान साहब का भी लिखा होगा? जी बिल्कुल लिखा होता है। तो उन्होंने ठीक किया। मैं आता हूँ उस बात पे। अच्छा। वो जब आप यहाँ आते हैं, वो तोहफे, एक ऑफिस है तोशा खाना, ये 50 साल से पुराना निज़ाम है। वो उसको इवेल्युएट करता है, उस तोहफे की क्या कीमत है। सही। उस कीमत से मैं इतफाक़ करूं या ना करूं, वो खुद इवेल्यूएशन करते हैं। वो आपको ख़त भेजते हैं बाय नेम कि ये तोहफ़ा फलाने शख्स ने आपको दिया है, इसकी हमने ये इवेल्यूएशन की है, इसका 20% रकम आप कानून के मुताबिक अदा करें, ये तोहफ़ा आपको मिल जाएगा। ये हिस्सा उसमें हुकूमत वसूल करती है उस तोहफे में। आप अगर पे करें, वो आपकी मलकियत हो जाता है। इसमें प्रॉब्लम ये भी आता है कि आप किसी बड़े डिग्नेटरी का, जो हेड ऑफ स्टेट या हेड ऑफ गवर्नमेंट का तोहफा रिफ्यूज़ नहीं कर सकते। सही। ये एक अनरिटन बात होती है। उस तोहफे की क्या वैल्यू होती है, ये भी मैं बता दूं। ये तोहफे जो होते हैं ख़ास तौर पर बनाए जाते हैं तोहफे के लिए, किसी को देने के लिए। उनकी मार्केट वैल्यू असेस करना मुश्किल होता है। ठीक है। और आम तौर पे अगर आप वो तोहफा लेकर जाएं और बेचने की कोशिश करें, तो आपको रुपए में से 25 पैसे भी नहीं मिलेंगे। खान साहब ने किया। ठीक है, खान साहब ने क्या किया। अगर इस मामले में अगर आप गिफ्ट तोशा खाना में जमा ना कराएं, ये गैर कानूनी है, जुर्म है। अगर आप उसकी इवैल्यूएशन में असरअंदाज हों, ये जुर्म है। अगर आप उस तोहफे को मिलने से पहले बेच दें, ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये प्रूव करना मुश्किल हो जाएगा। ये प्रूव आपने करना है। इमरान, जहाँ तक मेरी नॉलेज है, जो इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम है वो ये है कि उन्होंने तोहफा बेचा और फिर पेमेंट तोशा खाने में जमा भी नहीं कराया, बेच दिया। उसके बाद आके उसकी असेसमेंट कराई और उसको पैसे अदा किए। ये जुर्म है।
और ये प्रूव करना है अभी, ऑब्वियसली प्रूव होगा या नहीं होगा। अच्छा, री इमेजिनिंग पाकिस्तान तो आपने स्टार्ट किया है। अब ये सलमान शहबाज साहब शरीफ साहब का एक ट्वीट है, उन्होंने थोड़ा सा मजाका के अंदाज में कहा है री इमेजिनिंग तोशा खाना गिफ्ट। आपके इस मौक़िफ़ से किसी तरीके से वो मुत्तफिक नहीं है? जी ठीक बात है, मैं उनकी राय का भी एहतराम करता हूँ, उनके अल्फाज का भी एहतराम करता हूँ। प्राइम मिनिस्टर साहब मुत्तफिक है आपकी राय से? अगर कोई, मैंने किसी के लिए राय नहीं दी। अगर मेरी इस बात से आप, और ये रीइमेजिनेशन मैं नहीं शुरू करता, ये एक डायलॉग है मेरा। अगर आप इस बात से मुत्तफिक नहीं हैं कि आज के सियासी निज़ाम में मुल्क के मौजूदा हालात का मुकाबला करने की सलाहियत नहीं है, तो डिबेट कर लें मेरे साथ, जिसने भी करनी है। नहीं, लेकिन आपको फर्क नहीं पड़ता कि सुलेमान शहबाज? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुलेमान शहबाज साहब का हमारी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है। वज़ीर आज़म साहब के बेटे हैं, उस हद तक मैं उनका एहतराम कर सकता हूँ, उनकी राय का एहतराम करता हूँ, जो मर्जी कहते रहें, मेरी ज़ात में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम री इमेजिनिंग तोशा खाना गिफ्ट्स के ट्वीट से री इमेजिनिंग पाकिस्तान पे भी आ जाते हैं शायद। नहीं, आप री इमेजिनिंग तोशा खाना गिफ्ट पे रह जाइए। नहीं, वो बस अगर हो गया, उनको तोशा खाने से कोई काफी तकलीफ है तो मुझसे बात कर लें। अच्छा, चलें, ये हमारे शो के तवस्सुत से शाहिद खान साहब से बात कर लें। सुलेमान शरीफ साहब, री इमेजिनिंग पाकिस्तान, एक तरफ मिफ्ता इस्माइल साहब हैं, एक तरफ आप हैं, और आप लोग पूरे मुल्क के अंदर पाकिस्तान की इकोनॉमी को री इमेजिन कर रहे हैं। सिर्फ इकोनॉमी नहीं, सिर्फ इकोनॉमी, सियासी निज़ाम को, मुआशी निज़ाम को, माशरती निज़ाम को बात कर रहे हैं, डायलॉग क्रिएट किया है। ये डायलॉग पार्लियामान में होना चाहिए, सूबाई असेंबली में होना चाहिए। पार्लियामान तो उज़्वे मुअत्तल हो गई, इसीलिए ना, इसीलिए हम वहां पर गए हैं ना। नया प्लेटफॉर्म क्रिएट किया है, बाई पार्टिजन है, नॉन पार्टिजन है। लेकिन इसको देखा जा रहा है बगावत के तौर पर, हुकूमत से, पार्टी से। ये निज़ाम से बगावत है, ये निज़ाम से बगावत है। ये निज़ाम, मैं खुल्लम खुल्ला कहता हूँ, इसमें सलाहियत नहीं है पाकिस्तान के मसाइल को हल करने की। क्या करें? आज सियासी लीडरशिप इकट्ठी हो, कोई जमात, हालात लग रहे हैं शायद साहब, भाई हालात पैदा करने पड़ते हैं ना। सब में जब एहसास होगा, हर आदमी, सियासी लीडरशिप, अस्करी लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, ये बैठकर पाकिस्तान के मुस्तकबिल का तयन करें। आपको इस झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा सिर्फ नदामत के अलावा। हम ये कह रहे हैं, हम किसी की तारीफ नहीं करते, किसी पर तनकीद नहीं करते, ना कभी हुकूमत पर की है, ना अपोजिशन पर की है, किसी शख्स पर नहीं की। हम कह रहे हैं जनाब जागें, मुल्क बेपनाह मुश्किल में, आपको एहसास नहीं है शायद, क्योंकि मुझे आज वो एहसास नज़र नहीं आता। मेरी सबसे बड़ा शिकवा आज के निज़ाम से ये है कि वो एहसास नज़र नहीं आता, ना पार्लियामान में आता है, ना पॉलिटिक्स में आता है, ना जुडिशरी में आता है, ना फौज में आता है। हम सब हिस्सेदार हैं इस मुल्क की सियासत में। तो ये कह दे कि मैं बरी जिम्मा, और सब जिम्मेदार हैं। बट द क्वेश्चन इज, मेरे अग्री या आवाम के अग्री करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हुकूमत अग्री कर रही है आपकी इस बात से? क्या हुकूमत कदम बढ़ाने को तैयार है कि खान साहब को भी मेज पर लेकर आए? जब जर्मनी और फ्रांस जंग लड़के मेज पर आ सकते हैं, तो हुकूमत को क्या? मैं यही कह रहा हूँ ना, ये सबका फर्ज है, आज सबका फर्ज है। इदराक नहीं है तो हो जाएगा। हमारा काम है कलमा बुलंद करना कि भाई आज इस बात की ज़रूरत है मेरे भाई। आज आप वज़ीर आज़म हैं, अपोजिशन लीडर हैं, आप इस मुल्क में सियासी लीडर हैं, आप अस्करी लीडरशिप में, जुडिशियल लीडरशिप में हैं। अपने नाक से आगे देखें, अपनी आंखें खोलें, जागें। मुल्क के मसाइल क्या हैं, क्या आप उनको हल करने की सलाहियत रखते हैं? मिफ्ता इस्माइल और डार साहब की लड़ाई आपस में ख़त्म हुई शायद साहब? कोई लड़ाई नहीं है, इत्तफाक तो बिल्कुल भी नहीं। इख्तलाफ राय है, उसको मीडिया ने लड़ाई में बदल दिया है। मीडिया का तो कोई कसूर नहीं है शायद साहब इसमें तो मिफ्ता नहीं, आप भी बुलाते हैं, आप भी सवाल करते हैं। आप मुझसे अब सवाल करेंगे कि अगर आप वज़ीर आज़म होते तो कौन आपका फाइनेंस मिनिस्टर होता? मिफ्ता इस्माइल या इसहाक डार? मिफ्ता इस्माइल, मैं बता देता हूँ, हैंड्स डाउन। जी बिल्कुल। क्यों डार साहब? क्योंकि हर एक का एक वक्त होता है। इसहाक डार साहब एक स्टेबल एनवायरनमेंट में वो बेहतर शायद परफॉर्म, रिटायर हो जाना चाहिए। नहीं, रिटायर मैं किसी को रिटायरमेंट नहीं कहता, वो उनका फैसला है। लेकिन आज जो हालात थे, इसमें मिफ्ता इस्माइल साहब बेहतर परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन ये फैसला जो है ये वज़ीर आज़म का होता है। मिफ्ता साहब ने अपने टेन्योर के अंदर क्या अच्छा परफॉर्म कर लिया शायद साहब, जो आपको इतना ज़्यादा उनके ऊपर यकीन महकम है? वो तो IMF की डील नहीं करा सके टाइम पर। फिर भाई जो जिम्मेदारी वज़ीर आज़म ने दी थी और जो हालात थे, वज़ीर ख़जाना वज़ीर आज़म और काबीना के हुक्म के मुताबिक काम करता है। तो वज़ीर आज़म ने हुक्म दिया था कि IMF पे नहीं जाना? जी, उनको कोई पीछे से हुक्म क्योंकि एक बुनियादी फैसला करना था कि पेट्रोल की कीमत बढ़ानी है या नहीं बढ़ानी। इमरान खान साहब ने पाकिस्तान को दुनिया का वाहिद मुल्क बना दिया था, क्योंकि हमारे पास डॉलर और पैसा बहुत ज़्यादा है, जो पेट्रोल और डीजल कीमत खरीद से कम बेच रहा था।
और उसने तमाम टैक्सेस ख़त्म कर दिए थे इस चीज़ पर। सबसे बड़ी रकम जो कोई मुल्क भी कमाता है, अक्सर मैं सब 90% मुल्क जो हैं, जो एक बजटरी आइटम सबसे ज़्यादा रेवेन्यू का होता है वो पेट्रोल और डीजल होता है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं। आपने वो ज़ीरो कर दिया टैक्सेशन उस पर, और कीमत ख़रीद से कम कर दिया। हमारी हुकूमत को ये चाहिए था कि पहले दिन ही उसको रिवर्स करती, वो फैसला करते करते वक्त लग गया। उस और वक्त में वो वक्त जो है वो इसलिए लगा क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब उसका ने अलाउ नहीं उसका किया। मिस्टर इस्माइल साहब से प्राइम कोई मिनिस्टर ताल्लुक साहब नहीं को था। नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं मना किया। जो कुछ हुआ वो एक लंबी कहानी है, लेकिन उसका लंदन से फैसले हो रहे थे? फाइनेंस मिनिस्टर से कोई ताल्लुक नहीं था। अच्छा ठीक है, लंदन से। फैसले जहाँ से भी हो रहे थे, मैं उस स्पेकुलेशन में नहीं पढ़ना चाहता क्योंकि मैं हुकूमत का हिस्सा नहीं अब हूँ। मुझे बता दें कि अक्टूबर के अंदर इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं हो रहे? अक्टूबर बिल्कुल इंतखाबात होंगे। आप आइन पढ़ लेना। मैं तो आइन पढ़ पढ़ के हैरान होती हूँ कि जो एक्शंस है वो बिल्कुल जी, मुख्तलिफ होते हैं। आपके सियासी निज़ाम की सबसे बड़ी नाकामी ये है, आप आज बाहर निकले, हर आदमी कहता है इलेक्शन हो रहे कि नहीं हो रहे। नहीं, मेरा तो ख्याल है नहीं हो रहे। मतलब ये कि लोगों को आइन पे यकीन ही नहीं रहा। लोगों को हमने एक्शन पे आइन यकीन को नहीं रहा इतना बस। तोड़ा है, इतना मरोड़ा है कि लोग आइन को समझते हैं कि ये जिस तरह वो यहाँ पर वो होते हैं 107 का एक पर्चा होता है, 107 151 झगड़ा हो जाए दो आदमियों में, तो लोग उसको ये समझते हैं आइन इसकी ये तो फिर हैसियत इंतखाबात हो रहे हैं शायद साहब। बिल्कुल अक्टूबर में इंतखाबात तैयार होंगे। है? जी, इमरजेंसी तो नहीं लगाने लगे, इकोनॉमिक इमरजेंसी इमरजेंसी लगा से के आप साथ इंतखाबात नहीं रोक सकते। नहीं रोक सकते। हाँ, माजरत है, ये बड़ा गलत किसी के अंदर तासुर है। अच्छा, तो मतलब हम समझे कि इंतखाबात जी इसी साल। बिल्कुल इंतखाबात होंगे। Right. अगर नहीं हुए, वो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और उसको वजाहत करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट के इलेक्शन सामने। कमीशन को पहले ही खान साहब कह रहे हैं कि वो हुकूमत के आला-ए-कार हैं। इलेक्शन कमिश्नर खुद लगाया था इमरान खान साहब ने। आज जितने इलेक्शन कमीशन इंक्लूडिंग चीफ इलेक्शन कमीशनर उनके मर्जी के लगे हुए हैं। ठीक है। तो जब उनकी बात वो नहीं सुनेंगे तो वो तो डराने धमकाने में तो वैसे अभी खबर भी चल रही है, वजीर आजम साहब कह रहे हैं अगस्त के अंदर इंतखाबात होंगे। कह रहे हैं, कह रहे हैं। ये फैसला वो कर सकते। राइट, बहुत शुक्रिया शाहिद खाका नवाज साहब, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू इन द शो। इसी के साथ हम अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की तरफ लेकर जाते हैं। इंतखाबात वक्त पे होंगे या नहीं होंगे, वादा तो कर लिया गया हुकूमत की तरफ से, वजीर आजम साहब की तरफ से भी, और शाहिद खाका नवाज साहब ने भी कह दिया कि वक्त पे इंतखाबात होंगे। नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंस आफ्टर फ्यू मंथ्स। अनीका निसार को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। नासिर।